पिछले क्लास में हमने वेन ब्रिज स्टार्ट किया था। वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर में हमने फ्रीक्वेंसी कैलकुलेशन डेराइव किए थे। फ्रीक्वेंसी की वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया था। वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर में जनरेटर सिग्नल फ्रीक्वेंसी f है, वो f इक्वल टू होगा 1/2π अंडर रूट C1 C2 इंटू R1 R2। यहाँ पर C1 और R1 है वो सीरीज आर्म के एलिमेंट्स की वैल्यू है, और C2 R2 जो है वह पैरेलल आर्म के एलिमेंट्स का वैल्यू है। तो फाइनली इस एक्सप्रेशन को देखने से पता चल जा रहा है कि सर्किट में जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी जो होता है f जो होता है वो फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव आर्म्स की एलिमेंट की वैल्यू पर डिपेंड करता है। मतलब C1 C2 और R1 R2 की वैल्यू पर डिपेंड करता है जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी। तो यदि जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को आपको वेरी करना है तो आपको उस सर्किट के फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव आर्म्स की एलिमेंट की वैल्यू को क्या करना पड़ेगा, वेरी करना पड़ेगा, क्योंकि f जो है वो C1 C2 R1 R2 पर ही डिपेंड करता है। तो सपोज किसी सर्टेन केस में मान लिया जाए, किसी सर्टेन कंडीशन में उस सर्किट में यूज्ड फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव आर्म्स के एलिमेंट्स हैं वो C1 और C2 लिए थे। अगर C1 C2 की वैल्यू अगर सेम है और सर्किट में यूज्ड अगर रजिस्टर R1 R2 की वैल्यू को हमने सेम ले लिया तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन होगा 1/2π अंडर रूट ये हो जाएंगे C1 के जगह में C, C2 के जगह में भी C, R1 के जगह में भी R, R2 के जगह में भी R। इसको सॉल्व करेंगे तो f का वैल्यू निकलेगा 1/2π R इंटू C। तो ये हो जाएगा जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन हो जाएगी f इक्वल टू 1/2π R इंटू C इफ द वैल्यूज ऑफ कैपेसिटेंस आर सेम एंड रेजिस्टेंसेस आर सेम। ठीक है, यदि उस फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव आर्म में यूज्ड रजिस्टर और कैपेसिटर की वैल्यू है वो क्या है, सेम है, तो उस पर्टिकुलर कंडीशन में जनरेटेड सिग्नल f की जो वैल्यू होगा 1/2π R इंटू सी होंगे। अगर 2π को हम कांस्टेंट ले ले तो 1 ये हो जाएगा RC। मीन्स जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी f जो होगा रजिस्टर और कैपेसिटर की वैल्यू का इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाएगा। ठीक है, तो f इनवर्सली प्रोपोर्शनल आप क्या हो जाएगा, R एंड C हो जाएगा। अगर R की वैल्यू को वेरी करोगे तो जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी वेरी होगा, C की वैल्यू वेरी होने से जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी है वो भी क्या होंगे, वेरी होंगे। ठीक है, तो अगर R बढ़ाओगे तो f की वैल्यू डिक्रीज होगा, अगर C की वैल्यू इंक्रीज करते हो तो भी f की वैल्यू डिक्रीज होंगे, R और C दोनों की वैल्यू अगर आप डिक्रीज करते हो तो भी f की वैल्यू इंक्रीज होगा। ठीक है, तो f एंड R एंड C ऑल these पैरामीटर्स आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू ईच अदर। ये सभी एक दूसरे का क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एक की वैल्यू बढ़ेगा तो दूसरी की वैल्यू घट जाएंगे, अगर एक की वैल्यू घटता है तो दूसरे की वैल्यू है वो बढ़ जाएंगे। तो ये है जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी का एक्सप्रेशन। क्लियर हुआ। अब हमने कल के डेट में बीटा निकाला था, इस बीटा यहाँ पर बीटा निकाला था, ये है बीटा का एक्सप्रेशन जो अंडरलाइन किया हूँ। उसमें मैंने आपको ये बताया था कि इस ऑक्सीलेटर के केस में फीडबैक नेटवर्क के द्वारा इंट्रोड्यूस्ड फेस एंगल है वो क्या होता है, 0 डिग्री होता है। ठीक है, तो फीडबैक जो नेटवर्क है वो 0 डिग्री का फेस शिफ्ट इंट्रोड्यूस तभी करेंगे जब उस फीडबैक नेटवर्क की गेन फैक्टर की वैल्यू है वो फीडबैक गेन फैक्टर की वैल्यू क्या होगा, रियल होगा। ठीक है,
मतलब रियल आएंगे, उसमें ऐसा कोई इमेजनरी या कॉम्प्लेक्स पैरामीटर या फिर निगेटिव जैसा पैरामीटर दिखाई नहीं देगा। ठीक है, तो 0 डिग्री की फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करने के लिए उस सर्किट के गेन फैक्टर की वैल्यू को ऑलवेज क्या होना चाहिए, रियल होना चाहिए। उसकी गेन फैक्टर की वैल्यू को रियल होने के लिए इस बीटा के रियल पार्ट, डिनोमिनेटर के रियल पार्ट को क्या होना चाहिए, 0 का इक्वल होना चाहिए। तो उसी को मैं 0 का इक्वल करके बीटा की वैल्यू निकाल रहा हूँ। अगर मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 कर दूं, आप लोग नंबरिंग कर देंगे इसको। अगर इक्वेशन नंबर 1, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1 ऐसा लिख सकता हूँ मैं, फ्रॉम इक्वेशन 1 से, ठीक है। इक्वेशन 1 में बीटा की वैल्यू वहाँ पर रखेंगे j⍵C1R1 डिवाइडेड बाई, ये तो पूरा 0 रख दिया रियल पार्ट को। अब इमेजनरी j⍵, अंडर बचेगा C1R1 प्लस C2 इंटू R2 प्लस C1 इंटू R2। ठीक है, तो ये बीटा यहाँ से j⍵, ये तो 0 हो गया और j⍵ कैंसिल हो जाएंगे, तो C1 इंटू R1 बचेगा डिवाइडेड बाई C1 इंटू R1 प्लस C2 इंटू R2 प्लस C1 इंटू R2। ठीक है, ये बचेंगे बीटा की वैल्यू जो बचेगा। ठीक है, बीटा का एक्सप्रेशन ऐसा मिलेंगे आपको, C1 इंटू R1 डिवाइडेड बाई C1 इंटू R1 प्लस C2 इंटू R2 प्लस C1 इंटू R2। तो ये उस सर्किट के फीडबैक गेन फैक्टर का क्या है, एक्सप्रेशन है। अब देखो इस फीडबैक गेन फैक्टर में कहीं पर J जैसा टर्म आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इस फीडबैक गेन फैक्टर की वैल्यू में कहीं पर माइनस जैसा सिंबल आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। तो इसका मतलब ये है कि अब वो फीडबैक जो नेटवर्क है वो 0 डिग्री का फेज शिफ्ट इंट्रोड्यूस करेंगे। क्लियर हुआ? तो ये फीडबैक गेन फैक्टर की क्या है, मैथमेटिकल मैथमेटिकल एक्सप्रेशन। ठीक है, अब देखो इफ वैल्यूज ऑफ कंपोनेंट ऑफ फीडबैक नेटवर्क्स आर सेम, तो C1 C2 इक्वल टू, अगर C ले ले एंड अगर R1 इक्वल टू R2 इक्वल टू क्या ले ले, हम R ले ले, C1 C2 की वैल्यू को C के बराबर ले ले, या कि R1 R2 की वैल्यू को R के बराबर ले ले, तो बीटा का वैल्यू क्या आएगा, बीटा इक्वल टू ये हो जाएगा CR C1R, दोनों ये भी CR हो जाएगा, ये भी क्या हो जाएंगे, CR हो जाएगा, और ये भी क्या हो जाएगा, CR। सभी की वैल्यू को सेम लोगे तो बीटा इक्वल टू हो जाएंगे ये CR डिवाइडेड बाई 3 इंटू CR। तो CR और CR कैंसिल होगा, तो बीटा की वैल्यू मिलेगा आपको 1/3। सो दिस विल बी एक्सप्रेशन फॉर फीडबैक गेन फैक्टर इन केस ऑफ वेन ब्रिज ऑक्सीलेटर व्हेन एलिमेंट्स ऑफ फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव आर्म्स आर सेम। ठीक है, तो यदि फ्रीक्वेंसी सेंसिटिव आर्म्स में जो भी वैल्यूज लिए हो, एलिमेंट्स लिए हो, एलिमेंट की वैल्यू को अगर सेम सेलेक्ट करते हैं तो बीटा की जो वैल्यू निकलता है, बीटा इक्वल टू क्या मिलेगा, 1/3। मतलब क्या है, फीडबैक जो गेन फैक्टर है वो 1/3 मिलेगा। ठीक है, 1/3 मिलेगा, मतलब जब तक वो आउटपुट सिग्नल के 1/3 को वापस फीडबैक वोल्टेज सिग्नल के फॉर्म में वो प्रोवाइड नहीं करेगा, तब तक ये ऑक्सीलेटर है वो प्रॉपर सिग्नल का जनरेशन नहीं करेंगे। ठीक है, तो सिग्नल के प्रॉपर जनरेशन के लिए उस फीडबैक नेटवर्क की गेन फैक्टर को 1/3 होना बहुत ही जरूरी, एटलीस्ट 1/3 होना जरूरी। तो जब तक वो 1/3 का फीडबैक गेन प्रोवाइड नहीं करेंगे ना, तब तक वो ऑक्सीलेटर है वो डिजायर्ड एम्पलीट्यूड एंड डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी की कोई भी डिजायर्ड सिग्नल का जनरेशन नहीं करेगा। क्लियर हुआ? तो ये हो गया। अब देखो अगला चीज हम देखते हैं। we know that from Barkhausen criteria, we know that from Barkhausen criteria, ठीक है, तो बार्कहाउसन क्राइटेरिया से हम जानते हैं, बार्कहाउसन क्राइटेरिया से जानते हैं, बार्कहाउसन क्राइटेरिया से क्या जानते हैं कि कोई भी ऑक्सीलेटर है वो क्या करेगा, ऑक्सीलेशन तभी करेंगे
दैट मीन्स डिजायर्ड एम्पलीट्यूड एंड डिजायर्ड फ्रीक्वेंसी के सिग्नल्स का जनरेशन तभी करेगा जब उस ऑक्सीलेटर के उस क्लोज लूप पाथ पे गेन की वैल्यू को एटलीस्ट इक्वल टू 1 होना चाहिए या फिर ग्रेटर देन 1। द ओवरऑल क्लोज लूप गेन फॉर एनी ऑक्सीलेटर शुड ऑलवेज इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर देन 1। या तो उसकी गेन के वैल्यू को 1 के बराबर होना चाहिए या फिर 1 से ज्यादा। तो कम से कम 1 के बराबर होना चाहिए। तो ओवरऑल गेन की वैल्यू जब तक 1 का इक्वल नहीं होगा तब तक वो डिजायर्ड ऑक्सीलेशन है वो नहीं करेंगे। तो अगर गेन को एम्पलीफायर की गेन को ए ले लिया, बीटा की मतलब फीडबैक नेटवर्क की गेन को अगर मैं बीटा ले लेता हूँ तो मॉड ऑफ ए बीटा शुड ऑलवेज इक्वल्स टू 1 और ग्रेटर देन 1। कम से कम 1 का इक्वल होना चाहिए या फिर एक से क्या होना चाहिए ज़्यादा। इसको और क्या लिख सकता हूँ मैं, मॉड ऑफ ए इंटू मॉड ऑफ बीटा ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। अब अभी अभी मैं बीटा का वैल्यू निकाला इस 2 नंबर के इक्वेशन से। तो मॉड ऑफ ए बीटा का वैल्यू क्या निकला 1/3 ग्रेटर देन और इक्वल टू 1। तो मॉड ऑफ ए इसको डिवाइड कर दो तो ग्रेटर देन और इक्वल टू 3। दिस विल बी इक्वेशन नंबर 3। सो व्हेन ब्रिज ऑक्सीलेटर विल ऑक्सीलेट, एक मिनट, ठीक। तो व्हेन ब्रिज ऑक्सीलेटर है वो ऑक्सीलेशन तभी करेंगे जब उस ऑक्सीलेटर सर्किट के एम्पलीफायर का गेन एटलीस्ट क्या होना चाहिए 3 होना चाहिए या फिर 3 से ज़्यादा। ये क्वेश्चन को मैं इस यहाँ तक डेराइव इसलिए कर रहा हूँ कि कल के डेट में आप कहीं पर अगर कम्पिटिटिव एग्जाम देते हो, रेलवे के एग्जाम दोगे, पीएससी का एग्जाम दोगे, इंजीनियरिंग सर्विसेज वगैरह का कुछ एग्जाम दोगे, तो उस पर्टिकुलर केस में क्या होता है, सामने वाले जो है वो इसी से क्वेश्चन को क्या करता है उठा लेता है कि व्हेन ब्रिज ऑक्सीलेटर है उसमें प्रॉपर सिग्नल की जनरेशन के लिए एम्पलीफायर की गेन को क्या होना चाहिए, कम से कम 3 के बराबर या फिर 3 से ज़्यादा। मतलब कम से कम वो इनपुट सिग्नल को 3 टाइम्स इंक्रीज करके आउटपुट के फॉर्म में प्रोवाइड करे। क्लियर हुआ? तो ये था गेन का एक्सप्रेशन, फीडबैक नेटवर्क का फीडबैक गेन फैक्टर के लिए एक्सप्रेशन निकालना। ठीक है, अब देखो इसकी कुछ जो चीज़ें हैं व्हेन ब्रिज ऑक्सीलेटर आपका एडवांटेज की अगर बात करें तो बेसिकली व्हेन ब्रिज ऑक्सीलेटर है वो क्या है, आइडियो फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर है। ठीक है, इट जनरेट्स frequency of oscillation from 10 हर्ज टू अप टू 1 मेगाहर्ज। ठीक है, तो इसकी फ्रीक्वेंसी जो होती है जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी, उस जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी को हम 10 हर्ज से लेकर 1 मेगाहर्ज तक क्या कर सकते हैं, वेरी कर सकते हैं। दूसरा फीचर तो ये है इट जनरेट्स हाईली स्टेबल आउटपुट सिग्नल, दैट मीन्स जनरेटेड signals having a fixed or constant frequency component। क्लियर हुआ? मतलब ये हुआ कि इस ऑक्सीलेटर में जो भी सिग्नल जनरेट होता है उस जनरेटेड सिग्नल की फ्रीक्वेंसी क्या होती है, हाईली स्टेबल होता है, एक पर्टिकुलर फिक्स्ड एम्पलीट्यूड के सिग्नल्स का जनरेशन करता है। तो ये हाईली स्टेबल आउटपुट सिग्नल प्रोवाइड करता है। ये आइडियल फ्रीक्वेंसी ऑक्सीलेटर है। क्लियर हुआ? तो ये सब चीज़ क्या है,
एडवांटेज है। तो जहाँ पर भी आपको ऑडियो फ्रीक्वेंसी पर्पस के लिए आपको यूज़ करना पड़े तो इस वेन ब्रिज ऑसिलेटर को अपन यूज़ कर सकते हो। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें, रिवाइज करें, डाउट होने पर कॉल कर सकते हो।